हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपका MPSC 02 जो है आपका, उसी का एक अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लैटिन अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण और सार्वभौमिक निर्भरता। तो लैटिन अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण और जो सार्वभौमिक निर्भरता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पूरा आपका स्टूडेंट जितना भी सिलेबस है MPSC का, MPSC 02 का, इसमें लैटिन अमेरिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसी के हम आर्थिक उदारीकरण और सार्वभौमिक निर्भरता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आर्थिक उदारीकरण क्या होता है, विदेशी निवेश की भूमिका, सार्वभौमिक निर्भरता, ये सभी टॉपिक्स जो हैं आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट्स हैं आपके लिए। अगर आपने इन पूरे टॉपिक्स को देख लिया, पूरे आप समझ जाएंगे। और आप जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है। इसमें सभी आपका पूरा चैप्टर इसमें एडेड है और इसी से रिलेटिव आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आपको जो है, मैंने इसके अगले चैप्टर भी इस पर आपके लिए डालती रहूँगी। इससे पिछले चैप्टर भी हमने डाले, वो सब भी आपको देख। लैटिन अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण और सार्वभौमिक निर्भरता आपका चैप्टर है। और सबसे पहले आर्थिक उदारीकरण क्या होता है, इसमें हम आर्थिक उदारीकरण और सार्वभौमिक निर्भरता जानेंगे। आर्थिक उदारीकरण में यानी जो अमेरिका ने अपनी नीति अपना रखी थी आर्थिक उदारीकरण की, तो क्या थी ये नीति? आर्थिक उदारीकरण बाजार शक्तियों के मुख्य संचालन, उत्पादन, वितरण और बड़ी वस्तु सेवाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य के न्यूनतम नियंत्रण पर जोर देता है। यानी कि जो आर्थिक उदारीकरण करने का यहाँ पे अर्थ होता है, हम किसी भी आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वस्तु और सेवाओं का हमें वितरण करना हो, बांटना हो सही प्रकार से, तो इसमें हम क्या करते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप सारा हटा देते हैं कि राज्य इसमें कोई अपनी भूमिका नहीं निभाएगा। हम जो है मार्केट के बेस पे ही, और लोगों की क्या मांगे हैं और किस प्रकार से वो मांगे बढ़ रही हैं या घट रही हैं, इसके आधार पे ही हम सब कुछ तैयार करेंगे। तो लैटिन अमेरिका ने जो है ये नीति अपनाई थी, आर्थिक उदारीकरण किया था, जिसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में। और राज्य की जगह यहाँ पे क्या होता है, अगर राज्य का तो अगर नहीं कर रहा है वो अपना हस्तक्षेप, तो यहाँ पे जो विदेशी निवेश होते हैं, विदेशी निवेश और जितने भी हम टेक्निक्स लेते हैं और उनसे जितने भी हमें हेल्प लेते हैं, उन सबको यहाँ पे शामिल कर देते हैं ये लोग, और राज्य को पीछे हटा देते हैं। विदेशी निवेश से डायरेक्ट हम जो है अपना वस्तु सेवाएं बनाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो विदेशी निवेश की भूमिका के बारे में हम जानेंगे, जो कि है यूरोपिया। जो यूरोप है उसने लैटिन अमेरिका में उसके आप्रवासी आए थे, हमने ये पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। और वहाँ के, और यूरोप जब यहाँ पे आया तो यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे वहाँ के जो लैटिन अमेरिका में जितने भी लोग रह रहे थे, वहाँ के जो है कच्चे माल में भी वृद्धि हुई। यानी कि वहाँ पे कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा मिलता था। तो जब किसी देश में कच्चा माल मिलता था, तो इसी के कारण जो विदेशी निवेश थे वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होते थे कि हमें यहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, तो इसलिए हमें जो है अमेरिका में निवेश करना चाहिए यहाँ पे। तो इसीलिए जब यूरोपीय महाद्वीप में औद्योगिक क्रांति से सभी प्रकार के कच्चे माल में वृद्धि हुई, जिससे कि लैटिन अमेरिका में ब्रिटिश निवेश का प्रवेश आरंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति होने से वहाँ पे कच्चा माल बढ़ा, और उससे जो ब्रिटिश निवेशक थे उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया। और उसके बाद फ्रांसीसी, जर्मनी और दक्ष निवेश ने भी इसका अनुसरण किया। इसके चलते फ्रांस, जर्मनी और जो डच है, यहाँ पे स्टूडेंट स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, डच जो है उसने भी यहाँ पे निवेश किया। अमेरिका के प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र को विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए यूरोपीय वासियों ने निर्यात के लिए परिवहन और अन्य स्रोतों का संसाधित करने वाले उद्योगों में प्रवेश किया। यानी कि जब यूरोप यहाँ पे आया तो उसने जो परिवहन क्षेत्र होता है, यानी कि जो रेल मार्ग हैं और भी जो नौकायनें हैं, नाव वगैरह जो होती हैं, ये सब यूरोप के आने के बाद ही यहाँ पे बनी थी। सबसे ज़्यादा यूरोप कंट्री जो थी उसी ने यहाँ पे निवेश किया था इस क्षेत्र में। तो निर्यात के लिए परिवहन और अन्य स्रोतों को संसाधित करने वाले उद्योगों में इन्होंने निवेश किया, जिससे कि हमारा जो व्यापार है वो और भी बढ़ गया। यानी कि लैटिन अमेरिका का जो व्यापार क्षेत्र है वो यहाँ पे और भी हो गया, क्योंकि जब ये सब चीज़ें बन गई तो और भी देशों में हम निर्यात कर सकते थे।
निर्यात यहाँ पे इजी हो गया। इस वजह से यहाँ पे अमेरिका का जो है फिर से एक बार निवेश यहाँ पे बढ़ गया और निवेश बढ़ने से वहाँ के जो संसाधन थे वो भी अब ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा हम व्यापार करने लगे। विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश महत्वपूर्ण हुआ। यहाँ पे इसी स्टेज में जब यूरोपीय यहाँ पे आए तो इसी स्टेज में जो है बहुराष्ट्रीय निगमों का भी निवेश यहाँ पे बढ़ा, यानी कि जो MNCs होती हैं उन्होंने यहाँ पे निवेश बढ़ाया। यहाँ पे आर्थिक उदारीकरण स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, और आर्थिक उदारीकरण करने से विदेशी निवेश जो बढ़ा हमारे देश में, इसकी हमने भूमिका देखी। इसके अलावा अब सार्वभौमिक निर्भरता क्या होता है। यहाँ पे सार्वभौमिक निर्भरता का अर्थ है सभी देश उन्नति और विकास के अनेक महत्वपूर्ण आयामों में पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते। इसकी अपेक्षा अपने आर्थिक गतिशीलता के लिए उनके अनेक बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर करते हैं। इसी का अर्थ होता है सार्वभौमिक निर्भरता, यानी कि हर देश तो अब अपने आप को डेवलप करने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अगर वो मतलब अपनी ही किसी और चीज़ों को ना यूज़ करे, अपने ही चीज़ों को यूज़ करे और हर देश की जो है चीज़ें हटा दे। जैसे कि भारत है, वो शुरू से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश उसने करी, पर हमारी प्रगति कब हो पाती है, विकास कब होता है, जब जो है हम किसी और देश से मदद लेते हैं, उसके संसाधन बदले में हम जो है यूज़ करते हैं और अपने देते हैं उन्हें। तो इस तरह से जब हम किसी देश से हेल्प लेके आगे बढ़ते हैं तो हम ज़्यादा विकास कर पाते हैं। पर यहाँ पे आत्मनिर्भर का यहाँ पे मतलब यही है। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर जब कोई देश नहीं होता है और किसी अपने देश के विकास करने के लिए वो दूसरे देश पर निर्भर हो जाता है, उसकी नीतियों पर, उसके संसाधनों पर, तो उसको हम कहते हैं सार्वभौमिक निर्भरता। निर्भरता क्या है, कोई भी देश विदेशी बाजार कार्यकर्ताओं, निवेश और तकनीक पर निर्भर करता है और ऐसी सहायता के अभाव में राष्ट्र गतिहीन हो जाता है। यानी कि यहाँ पे निर्भरता का अर्थ यहाँ पे क्या है कि कोई भी देश विदेशी बाजार कार्यकर्ताओं, निवेश और तकनीक पर निर्भर करता है और ऐसी सहायता के अभाव में राष्ट्र गतिहीन हो जाता है। निर्भरता हर देश को जो है करनी ही पड़ती है यहाँ पे अपना विकास करने के लिए। दूसरे देश से हम तकनीक की हेल्प लेते हैं और हमें जो भी निवेश करवाना होता है हमारे औद्योगिकरण में, अब कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती है वो हमारे यहाँ देश में आती हैं, तो ये सब हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारे देश का विकास हो सके, उसका फ़ायदा मिल सके। और अगर ऐसी सहायता हमें नहीं मिलती है किसी देश को तो राष्ट्र जो है गतिहीन हो जाता है। यानी कि अगर उसकी कहते हैं कि अकेला कोई भी देश जो है अपना आत्मनिर्भर बन के अपना विकास नहीं कर सकता, तो कभी भी किसी देश की उसको आवश्यकता होती है और अगर उसकी जो है सहायता वो नहीं लेता तो वो राष्ट्र गतिहीन हो जाता है। उसे नहीं पता चलता है कि उसे क्या करना चाहिए और ऐसे में वो अपना विकास नहीं कर पाता। यहाँ पे सार्वभौमिक निर्भरता स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके मुख्य पक्ष क्या हैं, जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका के बीच उत्पादों और सेवाओं के विषय में आदान प्रदान के 3 मुख्य पक्ष हैं। यहाँ पे जो है यूरोप ने और अमेरिका ने मोस्टली यहाँ पे निवेश किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसने दक्षिणी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में यहाँ पे निवेश किया था और इसके जो है 3 पक्ष माने जाते हैं कि इनके मुख्य पक्ष क्या हैं, आपका क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका की उत्पादक बहुराष्ट्रीय निगम जो निवेश और सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स आदि। जो अमेरिका की उत्पादक जो बहुराष्ट्रीय निगम है, यानी कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो लैटिन अमेरिका में जाके निवेश करती हैं। और इसके एग्जांपल है जनरल इलेक्ट्रिक, माइक्रोसॉफ्ट और जनरल मोटर्स। ये सारी कंपनियां जो है लैटिन अमेरिका में इन्होंने अपनी पहुंच वहाँ तक बना रखी है और ये सभी जो है निवेश का कार्य करती है। उसको टैक्स जो मिलता है लैटिन अमेरिका वो सारा अमेरिका से मिलता है। अमेरिका ही आज जो है सबसे बड़ा उसका निवेशक है। लैटिन अमेरिका राज्य जो इन निगमों की स्थिति मजबूर करते हैं, और यानी कि जो अमेरिका राज्य है वो इन लोगों से जो भी इनकी नीतियां अपना रहा है, इनसे जो भी निवेश ले रहा है, इससे इन देशों की स्थिति जो है मजबूत हो रही है। तो ये एक पक्ष है। और लैटिन अमेरिका औद्योगिक निगम लैटिन अमेरिका के सहायक संगठन है। यानी कि जो अमेरिका के लैटिन अमेरिका के जो औद्योगिक निगम हैं, जो कंपनियां हैं, वो अमेरिका की एक सहायक संगठन है।
यानी कि वो उन्हें सहायता करती है उनका निवेश बढ़ाने के लिए, उनका जो भी कार्य होता है उसे बढ़ाने के लिए। तो ये 3 पक्ष क्या करते हैं यहाँ पे, इसी 3 पक्षों के कारण इनका जो आपस में संबंध है, जो वस्तुओं का आदान प्रदान ये करते हैं, उससे जो संबंध बना हुआ है ये इसी कारण बना हुआ है। यही मुख्य पक्ष माने जाते हैं दोनों राष्ट्रों के बीच निवेश के। तो यहाँ पे अमेरिका के उत्पादक बहुराष्ट्रीय निगम, लैटिन अमेरिका राज्य और लैटिन अमेरिका उद्योगपति, ये 3 चीज़ें जो हैं इन दोनों देशों को बांधे रखती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है अमेरिका का निवेश बढ़ा था और ये इसी कारण संभव हो पाया था कि उन्होंने यहाँ पे आके बहुराष्ट्रीय निगम मतलब बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ थी वो यहाँ पे खुली, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रोसॉफ्ट, और लैटिन अमेरिका राज्यों ने इनकी सेवाएं यूज़ करके और इनकी नीतियाँ यूज़ करके, यानी जब कोई भी देश कंपनी हमारे देश में आती है तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है, वो जो भी नीतियाँ बनाती है, तो इनकी नीतियाँ अपनाकर इनकी स्थिति मजबूत करी लैटिन अमेरिका राज्यों ने। और लैटिन अमेरिकी उद्योगपति इन्होंने क्या किया, जो अमेरिका के जितने भी औद्योगिक निगम होते हैं उनके सहायक संगठन बनाए। इसके अलावा उन्नति और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत, इस यानी कि यहाँ पे हमने जैसे आर्थिक उदारीकरण के बारे में पढ़ा। आर्थिक उदारीकरण अपना के यहाँ पे इन्होंने राज्य का हस्तक्षेप कम कर दिया और जो विदेशी निवेश है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया। यूरोप ने यहाँ पे अपना निवेश किया, अमेरिका ने किया। अब यहाँ पे इसके अलावा मतलब आर्थिक उदारीकरण के अलावा उन्नति और विकास के क्या सिद्धांत हो सकते हैं। उदार बहुलवादी सिद्धांत एक हम पढ़ेंगे और नव उदारवादी राज्य। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपके 2 टॉपिक्स ऐड करे हैं और भी इसके जो है कई सिद्धांत होते हैं, वो आपको जो है उसकी नोटिंग मिल जाएगी, नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। उदार बहुलवादी सिद्धांत यहाँ पे क्या कहता है, इस सिद्धांत में सामूहिक कल्याण को व्यक्ति मात्र के हितों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। सामूहिक कल्याण पे ये जोर देता है, यानी कि जैसे कल्याणकारी राज्य का एक सिद्धांत हमने पढ़ा था जिसमें सभी का कल्याण हो, सभी के समाज के हित के लिए मतलब जो भी कार्य होते हैं उसको हम कहते हैं सामूहिक कल्याण। तो जो उदार बहुलवादी सिद्धांत है ये यहाँ पे सामूहिक कल्याण की बात करता है कि हमें हर व्यक्ति पे काम करके उसके जो भी उसकी हित हैं, जो भी वो चाहता है उस व्यक्ति को पूरा करके हम जो है सामूहिक कल्याण यहाँ पे करेंगे। जैसे कि उदारवादी थे, वो व्यक्ति को हर व्यक्ति पे मतलब उसकी स्वतंत्रता देने के लिए उसके विचारों को खोलने की बात करते थे और इसी कारण वो कहते थे कि तभी हम जो है सब लोग विकास कर पाएंगे और सामूहिक कल्याण हो सकेगा। इसी तरह उदार बहुलवादी सिद्धांत भी यही कहता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति के हितों को पूरा करके सामूहिक कल्याण करना चाहिए। ये इस बात पर बल देता है कि जब व्यक्तियों को अपने उचित आर्थिक और राजनीतिक हित पूरे करने की अनुमति होती है तो व्यक्ति मात्र का कल्याण होता है। ये मतलब कि हर व्यक्ति को अगर हम जो है उसका आर्थिक हित, राजनीतिक हित पूरा करेंगे तभी पूरे समाज का जो है कल्याण हो पाएगा। आर्थिक हित यानी कि हमें जो है उसे हर क्षेत्र में उसे कुछ भी व्यापार अगर वो करना चाहता है, काम करना चाहता है, अपनी जीविका कमाना चाहता है तो वो सभी क्षेत्र में हम उसे जो है कार्य करने देंगे। राजनीतिक हित यानी कि अगर वो राजनीति में अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहता है, उसे कोई नीति पसंद नहीं आ रही है, उसको बदलना चाहता है, तो ये सब उसे करना चाहिए और ये उसे करने देना चाहिए सरकार को भी। तो ये है उदार बहुलवादी सिद्धांत। इसके अलावा नव उदारवादी राज्य का जो सिद्धांत है, पूंजी और श्रम में इस प्रकार संबंध स्थापित करना कि देश से बाहर पूंजी अधिक गतिशील व सस्ते श्रम का उपयोग किया जा सके। अब ये जो नव उदारवादी राज्य है ये कहता है कि हमें पूंजी अपने यानी कि जो भी हमारा पैसा है और जो हमारा श्रम है, जो मजदूर हैं, उनको इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि हमें बाहर के देशों में सस्ते श्रम का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार से
यहाँ पे नव उदारवादी राज्य जो है कह रहा है कि हमें जो पूंजी है और श्रम है उसका इस प्रकार से हम उपयोग करें कि हमें जिस देश में कच्चा माल सस्ते में मिल सकता है वो हम ला सकें अपने देश में। तो इस जगह ऐसी जगहों पर हमें जो है निवेश करना चाहिए। राज्य आर्थिक नियंत्रण में कमी हो और सार्वजनिक उद्योग का निजीकरण हो। और ये कहता है कि राज्य का नियंत्रण यहाँ पे कम होना चाहिए और जो जितने भी सार्वजनिक उद्योग हैं उसका हमें निजीकरण कर देना चाहिए। विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम, घरेलू उद्योगपति और राज्य वर्ग के साथ सहयोग। और ये जो है विश्व बैंक और जितनी भी कंपनियां होती हैं और जो भी घरेलू उद्योगपति हैं, राज्य है, उसके साथ सहयोग की बात करता है। ये मतलब कि सबको मिलके जो है सहयोग करके कार्य करने चाहिए, तभी जो है विकास हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 सिद्धांत पढ़े स्टूडेंट, उन्नति और विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें उदार बहुलवादी का सिद्धांत मैंने आपको बताया और नव उदारवादी राज्य क्या कहते हैं उसके बारे में आपने जाना। मुख्य पक्ष क्या है? एक तो यूरोप के साथ हमारा व्यापार है, दूसरा लैटिन अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। तो ये जो मुख्य पक्ष इनके बने हुए हैं, ये अमेरिका के उत्पादक बहुराष्ट्रीय निगम की वजह से, लैटिन अमेरिका राज्य और लैटिन अमेरिकी उद्योगपति, इन तीनों ने आपस में जो है सहयोग करके अपना पूरा संबंध बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक उदारीकरण का लैटिन अमेरिका में क्या इन्होंने अपना रखा है और इसकी वजह से विदेशी निवेश जो बढ़ रहा है उसके बारे में हमने जाना। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको बताया है और कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे जो भी इसमें रह रहे हैं। बाकी इसमें सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको हमारा चैप्टर पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं अगर आप कुछ भी इसमें ऐड करवाना चाहते हैं या कोई और टॉपिक पे आप जो है वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए।